बच्चा कहाँ है? रात के अंधेरे में एक भारी अजनबी सी आवाज ने मुझे वहीं पर जमा दिया। मैं अस्पताल से अभी अभी लौटी थी। रजत की टेस्ट रिपोर्ट्स मेरे हाथ में ही थी। कौन हो तुम? क्या मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। एक साया गली के कोने से निकला। उसने काला कोट पहन रखा था और उसका चेहरा टोपी की परछाई में छिपा हुआ था। वही बच्चा जिसे तुम अनाथालय से लेकर आई हो, वो हमारा है। तुम पागल हो गए हो? वो मेरा बेटा है। मेरा दिल डर के मारे तेज तेज धड़कने लगा। वह आदमी मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वो बच्चा संजय की मौत का वारंट है और तुम उसकी मां बनकर अपनी मौत को दावत दे रही हो। अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो हम उससे तुम्हें छीन लेंगे और इस बार गवाही के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आखिरी बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी थी। संजय? वो आखिर किस संजय की बात कर रहा था? ये अजनबी कौन था और मेरे बेटे रजत से इसका क्या रिश्ता था? ये जानने के लिए आपको मेरी जिंदगी के उन पन्नों को पढ़ना होगा जो मेरे आंसुओं से लिखे गए हैं। मेरा नाम कीर्ति है। मेरे पापा बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। हम 2 बहन भाई थे, मैं और मेरा छोटा भाई राजीव। हम दोनों को ही मेरी माँ ने खुद पाल पोस कर बड़ा किया था। पापा का एक छोटा सा घर ही हमारे लिए एकमात्र सहारा था। माँ लोगों के घरों में काम करती थी और रात को सिलाई कढ़ाई किया करती थी। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि हम दोनों बहन भाई अच्छे से पढ़ लिख जाएं। उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए पूरी तरह खपा दी थी। मैं अपने भाई से बड़ी थी। राजीव अभी कॉलेज में ही था जब माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। मैंने कई लोगों से अपने रिश्ते के बारे में कह रखा था। माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी अच्छे और खाते पीते परिवार में हो। मैं खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई घर-बार संभालने वाली लड़की थी। माँ कहा करती थी, कीर्ति देखना, तेरा नसीब कितना अच्छा होगा। बस मेरी जिंदगी में रहते हुए तेरे हाथ पीले हो जाएं। फिर एक अमीर घर से मेरे लिए रिश्ता आ गया। माँ को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था। लड़के का नाम उदय था। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। उन लोगों का अपना बड़ा सा घर था। माँ ने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मेरी शादी उदय नाम के शख्स से हो गई। शादी के बाद मैं एक नई दुनिया में आ गई थी। उदय वाकई बहुत मोहब्बत और परवाह करने वाला पति साबित हुआ था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसके घर में उसकी 2 बड़ी भाभियां रानी और कविता, उसकी माँ और एक छोटी बहन नीतू थी। उदय की दोनों भाभियां मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थीं। शायद इसलिए कि मैं उदय की पत्नी थी और उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी थी। उदय जब भी मेरी तारीफ करता तो उनके चेहरों पर नाखुशी साफ दिखाई देती थी। देखो तो कविता, रानी भाभी ने एक दिन किचन में कहा, जब से ये नई नवेली आई है उदय तो जैसे हमारा देवर रहा ही नहीं, बस अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। मैंने ये सब सुन लिया मगर मैं चुप रही। उदय मुझे तसल्ली देता, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा कीर्ति, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो बस थोड़ी पुरानी सोच की हैं। मेरे लिए तुम सबसे खास हो। मैं हमेशा भगवान को हर छोटी छोटी बात के लिए शुक्रिया अदा करती थी। कुछ न मिलने की हालत में भी भगवान को धन्यवाद कहकर ही अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। मेरा पति जितना भी कमा कर लाता सब अपनी माँ के हाथ में दे देता था, क्योंकि घर की सारी बागडोर उनके ही हाथ में थी। मेरी सास एक कड़क स्वभाव की औरत थी। मुझे कपड़े, चप्पल, जूते या अपनी किसी भी जरूरत के लिए भी कोई पैसा नहीं मिलता था। अगर कभी जरूरत पड़ती तो मुझे उनसे ही मांगना पड़ता। मम्मी जी, मुझे अपने लिए कुछ चीज लेनी है, मैंने एक दिन डरते डरते कहा। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? उन्होंने तुरंत तपाक से जवाब दिया। उदय की तनख्वाह घर का खर्च चलाने के लिए होती है, तुम्हारे फिजूल के शौक पूरे करने के लिए नहीं। इस सब के बावजूद भी मैं खुश थी, क्योंकि उदय मुझे बहुत प्यार करता था। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि अपने छोटे छोटे खर्चे मैं खुद पूरे कर सकूं। इस बात पर भी मेरी भाभियों ने ताने दिए, देखो कितनी लालची औरत है, आते ही कमाने के लिए बैठ गई। लेकिन मैंने कभी ना तो सास से शिकायत की और ना ही पति से। मेरा पति मुझे अच्छी नजर से देखता था, प्यार करता था। मेरे लिए बस यही काफी था। पहले साल मेरी जेठानी और देवरानियों ने सिर्फ इशारों और कानाफूसी में ही बातें की, लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ उनके शब्द जहरीले होने लगे। कीर्ति,
रानी भाभी ने एक दिन आंगन में ऊंची आवाज में कहा, उदय से कहो कि तुम्हें किसी अच्छे बाबा को दिखा दे। डॉक्टर से तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो शायद कोई देसी दवा ही काम कर जाए। हाँ, कविता भाभी ने भी पीछे से हमजोली की। आखिर वंश भी तो आगे बढ़ाना है। घर में रौनक तो बच्चों से ही होती है। मेरी सास भी वहीं बैठी माला फेर रही थी। उन्होंने अपनी माला रोक कर कहा, सही कह रही हो बहू, उदय को तो फिक्र ही नहीं है। जब देखो बीबी के आगे पीछे घूमता रहता है। अरे मर्द को तो अपने वंश की चिंता होनी चाहिए। ये बातें सुनकर मेरा दिल कटकर रह जाता। मैं पढ़ी लिखी होकर भी उनके सामने बेजुबान थी। रात को मैंने उदय से इस बारे में बात की। मम्मी जी और भाभियां आज फिर से बच्चों के बारे में बात कर रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा। उदय ने मुझे तसल्ली दी। वो मुझसे अब भी प्यार करता था। कीर्ति, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। अभी हमारी शादी को कितना ही वक्त हुआ है। तुम फिक्र मत करो। चलो कल हम शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास चलते हैं। वहां कोई ना कोई दवा वो दे ही देंगे। भगवान की दुआ से जल्द ही हमें भी औलाद वाले हो जाएंगे। अगले ही दिन उदय मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मेरा और उदय का पूरी तरह से चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी लिख दिए। उदय इस बारे में बहुत ही गंभीर था। वो चाहता था कि घरवालों के मुंह जल्द से जल्द बंद हो जाएं। 3 दिन के बाद जब हम लोग रिपोर्ट्स लेने के लिए गए तो मेरा दिल किसी अनजाने डर से तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर ने पहले उदय को अंदर बुलाया। वो 5 मिनट के बाद मुस्कुराता हुआ बाहर आया। भगवान का शुक्र है, उसने मेरे कान में कहा, डॉक्टर कह रही हैं कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। फिर डॉक्टर ने मुझे अकेले अंदर बुलाया। बैठो कीर्ति, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। जी डॉक्टर, सब ठीक है ना? मैंने उम्मीद से पूछा। देखो कीर्ति, मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती। आपके पति उदय तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दिक्कत तो आपके अंदर है। क्या मतलब? मेरा गला अचानक से सूख गया। आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके अंदर मां बनने की क्षमता ही नहीं है। ये शब्द नहीं थे, ये मेरे सिर पर गिरा हुआ बम था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोबारा से मेरे टेस्ट करिए, जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं रो पड़ी। कीर्ति, हिम्मत रखो, हमने टेस्ट दोबारा भी कर लिए हैं, लेकिन ये सच है, आप कभी भी मां नहीं बन सकती। आप एक बांझ हैं। डॉक्टर ने ये बात मुझे अकेले में बताई थी। उदय इस बारे में नहीं जानता था। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर उदय को ये बात पता चल गई कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती, तो कहीं वो मुझे छोड़ ही ना दे। उसका प्यार, उसका साथ, यही तो मेरा एकमात्र सहारा था। मुझे अपने पैरों तले की जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। मैंने अपने आंसू पोंछे और एक फैसला किया। जब मैं बाहर आई तो उदय ने बेचैनी से मेरी तरफ देखा, जो मेरा इंतजार कर रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? मेरे मुंह से अचानक झूठ निकल गया। हाँ, डॉक्टर कह रही है कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ी सी कमजोरी है, इसीलिए उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी हैं। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ घर में औलाद के बारे में सवाल जवाब बढ़ने लगे थे। मेरी जेठानियां मुझे खुलेआम बेऔलाद होने के ताने देने लगी थी। मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे। मेरा झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। उदय का व्यवहार भी अब मेरे साथ बदलने लगा था। वो प्यार करने वाला पति अब चिड़चिड़ा सा हो गया था। कीर्ति, उसने एक रात मुझे झंझोड़ दिया। आखिर दिक्कत क्या है? भाभियां ठीक ही तो कहती हैं। 3 साल हमारी शादी को हो गए हैं, लेकिन तुम अभी तक मुझे बच्चा नहीं दे पाई। उदय, ऐसी बातें मत करिए। मैं रो पड़ी। तो और मैं क्या करूं? तुम तो कहती थी कि तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, तो फिर बच्चा अभी तक क्यों नहीं हुआ? उस दिन मैं बहुत रोई और बोली, उदय, ये सब तो भगवान के हाथ में है, मेरी कोई गलती नहीं है। बंद करो ये सारे ड्रामे। वो गुस्से से चिल्लाया। मुझे तो लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। उस रात के बाद उदय मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। उदय बेटा, मेरी सास ने एक दिन जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, ताकि मैं भी सुन लूं, इस औरत ने तुझ पर कोई जादू कर दिया है। 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी गोद हरी नहीं हुई। आखिर कब तक हम खानदान में बेऔलाद होने के ताने सुनेंगे? मम्मी, मैं क्या करूं? वो कहती है कि उसकी रिपोर्ट्स ठीक हैं। उदय ने थकी हुई आवाज में कहा। रिपोर्ट्स झूठी भी तो हो सकती हैं। रानी भाभी ने जहर घोला, और अगर ठीक है तो फिर अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं है? तू खुद जाकर उसकी डॉक्टर से बात क्यों नहीं करता?
या फिर उसे वो रिपोर्ट से लेकर किसी और डॉक्टर को दिखा। ये बात उदय के दिल में शक का बीज बोने के लिए काफी थी। उस दिन के बाद से वो मुझसे मेरी मेडिकल फाइल मांगने लगा। कीर्ति, वो तुम्हारी रिपोर्ट्स वाली फाइल कहाँ है? उसने एक रात मुझसे पूछा। वो मैंने संभाल कर रखी है, मैंने घबरा कर कहा। कहाँ रखी है? मुझे दे दो, मैं कल अपने एक दोस्त जो डॉक्टर है उसे दिखाना चाहता हूँ। नहीं उदय, इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, सब ठीक है, भगवान जब चाहेगा तो बच्चा हो जाएगा। मैं बार बार बात टालने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं रहा कीर्ति। उसकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो कभी मेरे लिए हुआ करता था। उसकी आंखों में सिर्फ शक था। मैं जितना इस राज को छुपा रही थी उतना ही मेरा रिश्ता कमजोर पड़ रहा था। मैं जानती थी कि मैं झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, लेकिन सच बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। मुझे उदय को खोने का डर था। फिर एक दिन जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैं किचन में दोपहर का खाना बना रही थी। मेरी सास और जेठानी लॉन में बैठकर मेरे खिलाफ बातें कर रही थी। उदय जल्दी घर आ गया था। वो कह रहा था कि उसके सर में बहुत दर्द है और वो आराम करने अपने कमरे में जा रहा है। शायद वो सच में आराम नहीं करना चाहता था, वो आज कुछ और ही ढूंढने आया था। मैं जब किचन से बर्तन उठाकर कमरे की तरफ बढ़ी तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है। उदय मेरी अलमारी के लॉकर में कुछ तलाश कर रहा था। उदय, आप ठीक तो है ना? मेरी आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसके हाथ में एक नीले रंग की फाइल थी, वही फाइल जिसमें मेरी जिंदगी का वो काला सच कैद था। ये क्या है कीर्ति? उसकी आवाज में सुकून था, मगर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। ये तो मेरी डिग्रियां हैं, मैंने एक और झूठ बोला। अच्छा? उसने फाइल खोली। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने एक रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो फाइल हाथ में लिए हुए कमरे से बाहर निकल आया। मम्मी, भाभी, सब लोग यहाँ आओ। उसकी दहाड़ से सब लोग आंगन में इकट्ठा हो गए। क्या हुआ उदय, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी सास ने पूछा। उदय ने वो रिपोर्ट्स मेरे मुंह पर दे मारी। पूछिए अपनी इस लाडली बहू से, इस झूठी औरत से कि इस फाइल में क्या है। सारे कागजात और रिपोर्ट्स फर्श पर बिखर गए। मैं बताता हूँ, उदय चीखा। इन कागजों में इसके बांझपन का सबूत है। ये औरत कभी मां नहीं बन सकती। आंगन में एक लम्हे को पूरा सन्नाटा छा गया। उदय, मेरी बात तो सुनिए। मैं रोती हुई उसके कदमों में गिर गई। मैं आपको बताने ही वाली थी। बस खामोश, वो गरजा। एक तो तुम कभी मां नहीं बन सकती और ऊपर से तुमने ये बात मुझसे छुपाई। तुमने मुझे धोखा दिया है। हे भगवान, मैं तो पहले ही कहती थी। मेरी सास ने सीने पर हाथ मारा। इस मनहूस ने हमारा घर बर्बाद कर दिया है। देखा उदय? उसकी भाभियों ने भी मौकाए गनीमत जाना। हम न कहते थे ये तो है ही मनहूस और इतनी बड़ी झूठी भी। उदय, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैं उसके पैर पकड़कर रो रही थी। प्यार? उसने नफरत से मेरे हाथ झटक दिए। ये प्यार है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे औलाद की खुशी से हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब तुम मेरी जिंदगी में एक मिनट भी नहीं रहोगी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने मेरा बाजू कसकर पकड़ा और मुझे घसीटते हुए घर के मुख्य दरवाजे तक ले आया। उदय, ऐसा मत करिए प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? नरक में चली जाओ। तेरे जैसी बांझ औरत का अब मैं क्या करूं? जा, अपने भाई के घर पड़ी रहना। तू मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती। उसने मुझे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। तलाक के कागज तेरे भाई के घर भिजवा दूंगा। उसकी ये आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैं वहीं दरवाजे के बाहर गिर गई। मेरा सब कुछ छिन गया था। मैं टूटी हुई, बिखरी हुई एक जिंदा लाश की तरह सड़क पर गिरी पड़ी थी। काफी देर तक मैं उस दहलीज पर पड़ी रोती रही जहां कभी मैं दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन अब वो दरवाजा मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे माँ बाप तो पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। बस अब एक ही रिश्ता बचा था, मेरा भाई राजीव। वही भाई जिसे मैं बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। माँ के मरने के बाद मैंने ही उसका ख्याल रखा था। उसे अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपना ही बच्चा समझती थी। मुझे उससे बहुत प्यार था। मैं गिरती पड़ती, आंसू पोंछती वहां से उठी। मेरे पास बस वही कपड़े थे जो मैंने पहन रखे थे। मैं रोती हुई राजीव के घर पहुंची। उसकी शादी को अभी 6 महीने हुए थे। वो अपनी पत्नी रमा के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। मैंने दरवाजा खटखटाया।
तो राजीव ने ही दरवाजा खोला। मुझे इस हालत में देखकर वो हक्का बक्का रह गया। दीदी, दीदी, इस वक्त आप यहाँ, और आप रो क्यों रही हैं? मैं कुछ कहे बिना ही उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। राजीव, मैं तो बर्बाद हो गई। उदय ने क्या किया? उदय ने उसने मुझे तलाक दे दिया है। तलाक? राजीव ने मुझे एकदम से अलग किया। क्यों? क्या हो गया दीदी? तभी अंदर से उसकी पत्नी रमा भी आ गई। उसका पेट निकला हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी। उसे देखकर मेरे जलते हुए दिल पर जैसे थोड़ी ठंडक पड़ गई। रमा, बधाई हो, तुम मां बनने वाली हो। मैंने रोते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। थैंक यू दीदी, उसने भी हैरानी से कहा। लेकिन आपकी ये हालत कैसे हुई? राजीव ने मुझे बाहों से पकड़कर अंदर लाया। दीदी, आप बताइए, उदय ने ऐसा क्यों किया? मैंने उन्हें सब सच बता दिया। कैसे मेरी रिपोर्ट्स खराब आईं, कैसे मैंने उदय से ये बात छुपाई, और कैसे उसे सच पता चलने पर आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। उसने कहा कि मैं बांझ हूं, इसीलिए उसने मुझे तलाक दे दिया। राजीव खामोशी से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन ये गुस्सा उदय के लिए था या मेरे लिए, मैं समझ न सकी। रमा का चेहरा एकदम पत्थर का हो गया था। वो खामोशी से उठी और अपने कमरे में चली गई। दीदी, आप फिक्र ना करें, राजीव ने मुझे तसल्ली दी। ये भी आपका ही घर है, आप आराम करिए। मैं सुबह उदय से इस बारे में बात करूंगा। मुझे लगा मेरे भाई ने मुझे गले से लगा लिया है और कह रहा है कि मेरे घर में मेरी बहन के लिए बहुत जगह है, लेकिन शायद ये मेरी सोच थी। माँ के मरने के बाद वो भाई बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा था। मैं सिर्फ एक दिन वहां रही। उसी एक दिन में मैंने देखा कि रमा मुझसे कतराती है। वो मेरे पास बैठने से भी गुरेज कर रही थी। रात को मैंने अपने भाई और भाभी को झगड़ते हुए सुना। रमा, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी बड़ी बहन है। राजीव दबी आवाज में गुस्से से बोल रहा था। बहन है तो क्या, मनूस है वो। रमा की आवाज में नफरत थी। सुना नहीं तुमने? बांझ है वो, इसी वजह से उसका पति उसे छोड़ चुका है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका साया भी मुझ पर पड़े। कल को लोग क्या कहेंगे? लोगों की फिक्र छोड़ो, राजीव ने कहा। मुझे नहीं छोड़नी। वो इस हालत में कहाँ जाएंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो इस घर में नहीं रहेंगी। अगर वो यहाँ रही तो मैं अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। उसकी मनहूसियत मेरे बच्चे को लग गई तो? ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। अगली सुबह राजीव मेरे पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। दीदी, देखिए, आप तो जानती हैं कि ये घर मेरी मेहनत से बना है। इससे पहले तो हम जिस घर में रहते थे उसके बारे में आप अच्छी तरह जानती हैं। राजीव, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी आवाज भर गई। दीदी, रमा प्रेग्नेंट है और आप एक बांझ हैं। आपकी मनहूसियत मेरी बीबी को लग जाएगी। आप कहीं और अपना ठिकाना तलाश कर लें। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। वही छोटा भाई जो कभी मुझ पर जान छिड़कता था, जिसकी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होती थी, जो मेरी एक एक बात मानता था, आज मैं उसकी पत्नी के लिए मनहूस थी। ये कहकर वो मुझे घर से निकाल रहा था। राजीव, मेरी आवाज बड़ी मुश्किल से निकली। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं मनहूस हूँ? मेरी मनहूसियत तुम्हारी बीवी को लगेगी? राजीव, मैं तो बहुत खुश थी कि मेरा भाई बाप बनने वाला है। मैं तो खुश थी कि चलो, मैं तो बेऔलाद रही, कम से कम मेरे माँ बाप का वंश तो चलेगा। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मुझे लगा था कि मेरा भाई मुझे समझेगा। हाँ हाँ, बस जानता हूँ मैं आपको। उसने बेरुखी से मुंह मोड़ लिया। दीदी, आप बहस मत करिए। अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि अब मैं आपको यहाँ और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आखिरी बात मेरे दिल में तीर की तरह घुस गई थी। मैं नहीं चाहता कि आपकी तरह मैं भी बेऔलाद रहूं। वो पढ़ा लिखा था, वो मेरा भाई था और वैसी सोच रखता था। ये सोचकर ही मुझे अफसोस हुआ। वो इंसान जिसके लिए मैंने अपनी जवानी के कितने ही दिन परेशानी में गुजारे, आज वही मुझे बांझपन का ताना दे रहा था। मैंने उससे और कोई बात नहीं की। खामोशी के साथ अपने कुछ कपड़े जो वहां रखे थे एक थैली में डालकर पैक किए। मैंने वो थैली उठाई और अपने भाई के घर से चुपचाप निकल आई। उसने मुझे रोका तक नहीं और ना ही मेरी भाभी बाहर आकर झांकी, जैसे कि वो मेरे जाने का ही इंतजार कर रही थी। अब मैं सड़क पर थी। मेरा पति मुझे बांझ कहकर छोड़ चुका था। मेरा भाई मुझे मनहूस समझकर घर से निकाल चुका था। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था।
मैं कहाँ जाती, किससे मदद मांगती? मेरे तो अपने ही मेरे नहीं रहे थे। फिर मैं एक पार्क की बेंच पर बैठकर घंटों रोती रही। ये दुनिया मुझसे तंग आ चुकी थी, या शायद मैं ही इस दुनिया के लिए एक बोझ थी, एक मनहूस बांझ औरत। उसी दिन मैंने एक फैसला किया, मैं इस शहर में नहीं रहूंगी। मैं उन अपनों से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर जहां ना मेरी मनहूसियत उन तक पहुंचेगी और ना मेरी शक्ल वे लोग देखेंगे। मेरे पास माँ के दिए हुए कुछ सोने की चूड़ियां थीं, जो मैंने मुश्किल वक्त के लिए संभाल कर रखी थीं। मैंने वे चूड़ियां बेची। उन पैसों से मैंने एक बस का टिकट लिया और दूसरे शहर चली गई, एक ऐसा शहर जहां मुझे कोई नहीं जानता था। नए शहर में आकर मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। मैं पढ़ी लिखी तो थी ही, मुझे एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत कम थी, इसीलिए मैंने एक हॉस्टल में रहने का फैसला किया। मैं छोटे से कमरे में 6 लड़कियों के साथ रहती थी। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, दिन भर काम करना और रात को हॉस्टल के शोर में सोने की कोशिश करना, लेकिन शारीरिक थकान से ज्यादा मुझे मानसिक थकान मार देती थी। मैंने सोचा, ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? मैं किसके लिए जिंदा रहूं? मेरा तो कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे कोई। मैं अक्सर रातों को छत पर जाकर आसमान को देखती रहती। भगवान, तूने मुझे बांझ क्यों बनाया? अगर बनाना ही था तो मेरे सारे रिश्ते भी ले लेता। ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हॉस्टल में ही मेरी एक सहेली बनी, उसका नाम सिमरन था। वो भी मेरी तरह अकेली थी। उसने एक दिन मुझे इस तरह रोते हुए देख लिया। क्या बात है, तुम हर वक्त इस तरह से उदास क्यों रहती हो? मैंने फिर उसे अपनी सहारी कहानी सुना दी। वो बहुत ही हमदर्द लड़की थी। उसने मुझे तसल्ली दी, कीर्ति, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन देखो, जिंदगी तो गुजरती ही है ना। कैसी जिंदगी सिमरन, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो अकेली क्यों रहती हो? उसने कहा, अरे तुम बहुत खुश रहोगी अगर अनाथालय से कोई बच्चा अडॉप्ट कर लो। ऐसे अकेले जिंदगी नहीं गुजरेगी। उसकी ये राय मेरे दिल को छू गई। सिमरन की बात मेरे मन में उतर गई। उस रात मैं सो नहीं सकी। एक बच्चा, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ मेरा हो, जिसे मैं अपना कह सकूं, जिसे मैं पालूं पोसूं, जिसकी माँ कहलाऊं। ये ख्याल ही मेरे लिए कितना खुश कर देने वाला था। अगले ही दिन मैं सिमरन की मदद से शहर के सबसे बड़े अनाथ आश्रम में गई। वहां की इंचार्ज एक बहुत ही शरीफ औरत थी। बेटी, तुम खुद अभी इतनी कम उम्र की हो। उन्होंने मेरा बायोडाटा देखकर कहा, तुम तलाकशुदा हो और अकेली हो। एक बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मैडम, मैं अच्छे से जानती हूँ, मैंने अपने आंसू दबाते हुए कहा, लेकिन मेरे जीने की कोई वजह नहीं है। मैं एक बांझ हूँ, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मेरा भाई मुझे मनहूस समझता है। मुझे इस समाज में जीने के लिए एक सहारे की जरूरत है, एक ऐसा रिश्ता जिसे मैं अपना कह सकूं। शायद मेरी सच्चाई उनके दिल को छू गई। कानूनी कार्रवाई में कुछ दिन लगे। मैंने अपना बायोडाटा जमा करवा दिया था। फिर वो दिन आया जब अनाथालय से मुझे कॉल आई। मैं भागती हुई वहां पहुंची। ये लो, कीर्ति, इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। ये सिर्फ 6 महीने का है। किसी ने इसे झूले में डाल दिया था। वो 6 महीने का छोटा सा बच्चा था, बहुत खूबसूरत, गोरी रंगत और घनी पलकें। उसे देखते ही मेरे दिल में ममता जाग उठी। उसे गोद में उठाते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे सच में वो मेरा ही बच्चा हो। उसने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरी उंगली पकड़ ली और मैं वहीं रो पड़ी। आज से तुम सिर्फ मेरे हो, मैंने उसे प्यार करते हुए कहा। अब मैं उसे लेकर हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। मैंने अपनी नौकरी से जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे, उनसे एक छोटे से मोहल्ले में किराए का कमरा ले लिया। मैं उस बच्चे की परवरिश करने लगी। उसका नाम मैंने रजत रखा। मेरी शुरू से ही इच्छा थी कि अगर भगवान मुझे बेटा देंगे तो मैं उसका नाम यही रखूंगी। मेरी ये इच्छा आज पूरी हो गई थी। रजत मेरे दिल का सुकून बन गया था। अब मैं स्कूल की नौकरी तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी मेरे साथ थी। मैं सिलाई कढ़ाई अच्छे से जानती थी, इसलिए मैंने मोहल्ले में ही सिलाई का काम शुरू कर दिया और अपने बच्चे को पालने लगी। दिन गुजरते गए, रजत बड़ा होने लगा। वो मुझे अपनी सगी माँ ही समझता था। वो मासूम तो जानता भी नहीं था कि मैं सिर्फ उसकी पालने वाली माँ हूँ। उसने जब पहली बार मुझे माँ कहकर पुकारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हों। मेरा बेटा अब 8 साल का हो गया था। वो स्कूल जाने लगा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं रात रात भर जागकर कपड़े सिलती और वो सुबह उठकर मुझे गले लगाकर कहता, माँ, आप सोई नहीं? हाँ बेटा,
बस ये ड्रेस पूरी करनी थी। मैं मुस्कुराकर कहती, माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। न जाने ये डायलॉग उसने कहाँ से सुना था, लेकिन जब वो ये कहता तो मेरे दिल में जो खुशी महसूस होती थी वो शब्दों में नहीं बता सकती थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से रजत बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया था। वो मुझे अपने पास से हिलने नहीं देता था। माँ मेरे पास ही बैठी रहो, वो कमजोरी से कहता। जब आप मेरे पास होती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास ही रहा करें। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं अपने बीमार बेटे के पास से उठकर कहीं जाऊं। कई बार जब उसकी आंख लग जाती तो मैं उठकर जल्दी जल्दी कपड़े सिलती थी। मैं उसे मोहल्ले के एक डॉक्टर को दिखा रही थी, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। आखिरकार मोहल्ले के डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, बहन इसे बड़े अस्पताल लेकर जाओ, इसका मामला मेरी समझ से बाहर है। इसके कुछ और टेस्ट करवाने पड़ेंगे और वहां जाकर इलाज करवाओ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। डॉक्टर के शब्दों ने मेरे दिल की बची हुई उम्मीद भी तोड़ दी थी। बड़े अस्पताल का खर्चा मैं कहां से लाती? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका इलाज करवाती, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकती थी। मैंने अपनी सिलाई मशीन बेच दी, जो थोड़े बहुत जेवर थे वे भी बेच दिए। जो कुछ पैसे थे सब इकट्ठे किए और अपने बीमार बेटे को गोद में उठाकर मैं अस्पताल पहुंची। ये एक प्राइवेट अस्पताल था। उसकी बिल्डिंग मेरी औकात से कहीं ज्यादा ऊंची थी। अंदर का माहौल देखकर ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने डरते डरते रिसेप्शन पर कहा, मुझे अपने बच्चे को दिखाना है, इसे बहुत तेज बुखार है जो उतर ही नहीं रहा। आप डॉक्टर विवान को दिखा दें, उनकी फीस 8,000 रुपए है। उन्होंने कहा, 8,000 रुपए? ये सुनते ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जी, और इसके बाद एडमिट करने और टेस्ट का खर्चा भी अलग होगा। आप कम से कम 15,000 रुपए जमा करवा दें। मेरे पास तो कुल मिलाकर 10,000 रुपए ही थे। जितने मेरे पास पैसे थे उतनी तो सिर्फ डॉक्टर की फीस ही हो रही थी। अच्छा बहन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरा बेटा बहुत बीमार है, कुछ तो रियायत कर दीजिए। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाई। देखिए बहन जी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई खैराती संस्थान नहीं। अगर पैसे नहीं हैं तो इसे किसी सरकारी अस्पताल में लेकर चली जाइए। उसने बड़ी बेरुखी से कहा। मैं क्या करती? डॉक्टर ने कहा था कि उसे एडमिट करना जरूरी है क्योंकि उसका इलाज लंबा चलेगा। मैं बहुत परेशान थी। कोई पैसा भी नहीं था कि अपने बच्चे को एडमिट करवा कर इलाज करवा सकूं। आखिरकार मैं अपने बेटे को लेकर फिर वापस अपने एक कमरे के मकान में आ गई। मैंने रजत को बिस्तर पर लिटाया और खुद जमीन पर बैठकर खूब रोई। एक डर था, एक खौफ था, अगर ये बच्चा मुझसे छिन गया तो मैं क्या करूंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? नहीं, मैंने खुद से कहा, ये कहीं नहीं जाएगा, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये मेरी जान है, मैं इसके साथ ही मर जाऊंगी। यही सोचते हुए मैंने उसे गले से लगाया। मेरा बीमार बच्चा दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वो बुखार में बेहोश सा पड़ा था। अचानक उसने आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ मेरे बच्चे, मेरी जान, माँ, मेरे पापा कहाँ हैं? उसके इस अचानक सवाल पर मेरी आंखों से आंसू एक कतार में निकलने लगे। मैं अब उसे क्या जवाब देती? तभी वो खुद ही बोला, मैं जानता हूँ माँ, मेरे पापा भगवान जी के पास है ना। मेरा एक दोस्त है, उसके पापा भी भगवान के पास चले गए हैं, इसीलिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं मेरे इलाज के लिए, है ना माँ? वो दर्द से बुरी तरह तड़पते हुए बोल रहा था। फिर उसने अपने नन्हे हाथ उठाए और रोते हुए कहा, भगवान मेरे पापा को भेज दीजिए, मुझे उनकी जरूरत है। उसके ये शब्द मेरा दिल काट गए थे, लेकिन मैं जानती थी कि उसकी प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका तो कोई बाप था ही नहीं, वो तो एक अनाथ था। वो बच्चा अपनी बीमारी की हालत में रो रो कर भगवान से कह रहा था, भगवान मेरे पापा को भेज दो, मुझे और मेरी माँ को मेरे पापा की जरूरत है। मैं खामोशी से उसके पास लेटी उसके बालों को सहला रही थी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। काश मेरे पास कोई सहारा होता, कहीं से मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे आ जाते और मैं उसका इलाज करवाती। माफ कर देना मेरे बेटे, मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं हूँ। यही कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। आधी रात का वक्त था। मेरा बच्चा दर्द से करा रहा था। नींद मेरी आंखों से भी कोसों दूर थी। ऐसा लग रहा था कि बच्चे की बीमारी कम है और मैं ज्यादा बीमार हूँ।
मैं उठकर बैठी थी और बच्चे को तड़पते हुए देखकर दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि सुबह उठते ही मैं किसी से मदद मांगूंगी, अपने बच्चे की खातिर मैं भीख भी मांग लूंगी, फिर मैं उसका इलाज करवाऊंगी। पर थोड़ी देर के बाद मेरे होश उड़ गए जब अचानक किचन की खिड़की से शीशा टूटने की आवाज आई। आधी रात के वक्त घर की खिड़की से एक जख्मी शख्स घर के अंदर कूदा था। कौन है? कौन है यहाँ? मैंने चिल्लाया। मेरा बेटा डर के मारे मेरी गोद में दुबक गया और धीरे धीरे करहाने लगा। वो जख्मी शख्स हमारी तरफ बढ़ा। वो देखने में ही अमीर इंसान लग रहा था। उसने एक महंगा सूट पहना था जो एक तरफ से फटा हुआ था और खून से लथपथ था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था जहां से खून रिस रहा था। जैसे ही वो मेरी तरफ आगे बढ़ा तो मैं एक साइड पर सिमट कर बैठ गई और रजत को अपने पीछे छिपा लिया। बाहर निकलो वरना मैं शोर मचा दूंगी, मैंने फुसफुसाकर कहा। वो शख्स दीवार का सहारा लेकर रुक गया। उसकी सांसें फूल रही थीं। डरो नहीं, वो दर्द से तड़पते हुए बोला। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। उसकी नजर मेरे पीछे छिपे हुए बुखार में तपते रजत पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम ठीक कह रही थी, उसने रजत को देखते हुए कहा। इसे मेरी जरूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं गुस्से से चिल्लाई। वो जख्मी शख्स मेरी तरफ देखकर एकदम से मुस्कुराया। मैं इस बदनसीब का बाप हूँ, कहकर उसके हाथ पांव अचानक से हिले। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं रजत को और जोर से अपने सीने से लगा लिया। देखो, अकेली औरत समझकर मुझे कमजोर मत समझना। चले जाओ यहाँ से। इसका कोई बाप नहीं है। मेरी आवाज कांप रही थी। इससे तो मैं अनाथालय से लेकर आई थी। मैं जानकर हैरान थी। वो दर्द से कराहते हुए बोला और फिर दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया। मेरा नाम संजय है और मैं ही इसे अनाथालय में छोड़ के आया था। क्यों? मैं गुस्से से चीखी। तुम झूठ बोल रहे हो। कोई भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम तो दिखने में भी इतने अमीर लगते हो। तुमने अपने जिगर के टुकड़े को अनाथालय में क्यों फेंका? उसने अपने जख्म पर हाथ रखते हुए एक तीखी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। हाँ, मैं बहुत अमीर हूँ, कई फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। मेरी यही जायदाद ही मेरे और मेरे बच्चे के बीच दूरी पैदा करके गई। क्या मतलब? साफ साफ बताओ। उसने एक लंबी सांस ली। मेरे चचेरे भाई अजय और कबीर मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। जब मेरी बीवी शिवानी उम्मीद से थी तभी मुझे पता चला कि वे मेरी पत्नी की जान लेने पर तुले हैं। तुम्हारी पत्नी की जान? मेरी आवाज में शौक था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बाप ने अपनी सारी जायदाद अपनी वसीयत में मेरी होने वाली औलाद के नाम पर कर दी थी। मेरे चचेरे भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए वे मेरी पत्नी को ही मार देना चाहते थे ताकि कोई बारिश ही पैदा ना हो। उस दिन जब मेरी पत्नी, उसकी आवाज अचानक से गले में रुक गई। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक कत्ल था। एक्सीडेंट करवाया गया था। मेरी पत्नी को अस्पताल ले जाया गया। मेरा बच्चा उस एक्सीडेंट में जिंदा बच गया था, पर मेरी पत्नी जिंदगी की बाजी हार गई। हे भगवान, मेरे मुंह से अचानक निकला। मैं बहुत दुखी हूँ ये सब सुनकर। कीर्ति, उसने मेरा नाम लिया जैसे कि वो मुझे पहले से ही जानता हो, पर उस वक्त नहीं पता था मुझे कि अपने बच्चे की जिंदगी कैसे बचानी थी। मैं बस ये जानता था कि वे लोग मेरे बच्चे को जिंदा नहीं रहने देंगे। इसीलिए फिर मैंने अपनी बीवी की लाश को घर ले जाने से पहले ही अपने बेटे को एक अनाथालय में चुपचाप छोड़ आया था ताकि किसी को भी कानों कान खबर ना पड़े कि मेरा बच्चा बच गया है और वो बेटा है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तो ये थी रजत की कहानी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। तुमने उसे वापस क्यों नहीं लिया? मैंने पूछा। जिंदगी में पहली बार मैं इतना मजबूर था कि मैंने एक बार जो फैसला किया कि उन्हें सारी प्रॉपर्टी दे दूं और फिर अपने बेटे को अपने पास लेकर आ जाऊं। पर फिर मैंने सोचा कि अपना अधिकार, मेरे पिता की मेहनत को इस तरह से किसी को दे देना गुनाह है। बस जब मेरा बेटा 10 साल का हो जाएगा तो ये जायदाद कानूनी तौर पर उसके नाम पर अपने आप ही हो जाएगी। फिर मुझे कोई खतरा नहीं था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि रजत मेरे पास है? दरअसल मुझे पता चला था कि एक औरत ने मेरा बच्चा अडॉप्ट किया है और फिर मैं तुम पर नजर रखना शुरू कर दिया था। कीर्ति, मैं आते जाते तुम्हें देखा करता था। ये सुनकर मैं चौंक गई। तुम जिस तरह से मेरे बच्चे की केयर कर रही थी, जिस तरह से तुमने उसे पाला है, बेशक तुम गरीबी में थी पर तुमने इसकी कमी महसूस नहीं होने दी।
और मैं तुम्हारे इस सुकून में कोई खलल नहीं डालना चाहता था। मैं डरता था कि अगर मैं तुम्हारी मदद भी करूं तो कहीं मेरे दुश्मनों को शक न हो जाए, पर मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाया। तुमने एक अच्छी माँ बनकर दिखाया है। इस वक्त मेरे बच्चे रजत, जो शायद हमारी बातें सुन रहा था, बुखार की हालत में एकदम से हम दोनों की तरफ देखा। उसकी नजरें जख्मी संजय पर पड़ी। माँ, उसने कमजोरी से मेरा हाथ पकड़कर कहा, देखो मेरे पापा आ गए हैं ना। ये सुनकर संजय का सब्र का बांध टूट गया। वो अपने जख्म की परवाह ना करते हुए भी आगे बढ़ा और मेरे रजत को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं आ गया हूँ, तुम्हारे पापा आ गए हैं। अब मेरा बेटा कभी किसी मुश्किल में नहीं रहेगा। उसने रजत का माथा चूमा, फिर उसने मेरी तरफ देखा। कीर्ति, सिर्फ 2 साल और तुम्हें इसे सुरक्षित रखना है। लेकिन आप, मैंने उसके गहरे जख्म की तरफ इशारा किया। आप जख्मी कैसे हो गए? उन्हीं लोगों ने, उसने नफरत से कहा, मुझ पर जानलेवा हमला किया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सीधा यहाँ पहुंचा हूँ ताकि मैं ये वसीयतनामा तुम्हें दे सकूं। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। ये वसीयतनामा तुम संभाल कर रख लो। अगर मैं इन दुश्मनों के हाथों मारा भी गया तो वो जायदाद मेरे बेटे के नाम पर ही रहेगी। फिर उसने एक और लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। वो नोटों से भरा हुआ था। ये रखो, ये अपने और मेरे बेटे के लिए रखो। कल ही इसे सबसे बड़े अस्पताल लेकर जाओ। उसने एक बार फिर से रजत को प्यार किया और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको, तुम जा रही हो? मैंने कहा, हाँ, मेरा यहाँ पर रुकना तुम दोनों के लिए खतरनाक है। और इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, वो रात के अंधेरे में अचानक से गायब हो गया। अगले ही दिन मैंने अपने बेटे को अस्पताल में एडमिट करवाया और उसका इलाज शुरू करवा दिया। संजय के दिए हुए पैसों से रजत का इलाज बेहतरीन तरीके से होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से हेल्दी हो गया था। लेकिन अब मेरे दिल में एक नया डर बैठ गया था, संजय का डर और उसके दुश्मनों का डर। मैंने वो वसीयतनामा जो उसने मुझे दिया था उसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा था। मुझे रजत के भविष्य की फिक्र थी। मेरा बेटा हेल्दी होने के बाद मुझे बार बार एक ही सवाल करता, माँ, मेरे पापा दोबारा कब आएंगे? आएंगे बेटा, मैं उसे तसल्ली देती। वो बहुत जरूरी काम से गए हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो जल्द ही लौटेंगे। माँ, पापा बहुत अच्छे हैं ना? वो मेरे लिए कितने सारे पैसे देकर गए थे। वो मासूमियत से कहता तो मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। मैं उसे कैसे बताती कि वो पैसे उसके पिता ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे दिए थे। कुछ हफ्ते गुजर गए। मैंने संजय के पैसों से एक नई सिलाई मशीन खरीद ली थी और अपने काम को दोबारा शुरू कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि रजत के बाप की दौलत का एक पैसा भी मेरे ऊपर खर्च हो। मैं अपने बेटे की बेहतरीन परवरिश खुद करना चाहती थी। फिर एक दिन जब मैं सिलाई कर रही थी और रजत आंगन में खेल रहा था, हमारे छोटे से मोहल्ले की तंग गली में एक ऐसी गाड़ी आकर रुकी जिसने सबको हैरान कर दिया। एक चमकती हुई काले रंग की मर्सिडीज। मेरा दिल धक्के से रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, रजत चिल्लाता हुआ अंदर आया, माँ, माँ, वो पापा आ गए हैं। मैं भागकर दरवाजे पर आई। वही शख्स था, संजय। लेकिन अब की बार वो जख्मी नहीं था, वो मायूस नहीं था। उसने एक महंगा नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वो पूरी तौर पर हेल्दी और कॉन्फिडेंस से भरा लग रहा था। वो वाकई शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। उसने रजत को देखते ही अपनी बाहें फैला दी। रजत, मेरे बेटे। रजत भागकर उसकी गोद में समा गया। संजय ने उसे उठाकर चूमा। वो नजारा इतना खूबसूरत था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक हैं? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। संजय ने रजत को गोद में लिए मेरी तरफ देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कीर्ति, और इसकी वजह आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। अंदर आइए, मैंने रास्ता छोड़ते हुए कहा। वह हमारे छोटे से कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी से ये कमरा और भी तंग महसूस होने लगा। अपने कमरे की खस्ता हाली को देखा उसने, फिर जहां रजत और मैं रहते थे। मुझे माफ कर देना कीर्ति, उसने रजत को नीचे उतारते हुए कहा। मैंने आप दोनों को इस हाल में रहने दिया नहीं, मैंने जल्दी से कहा। आपके दुश्मन, वो लोग, उनका क्या हुआ? संजय के चेहरे पर सख्ती आ गई। अजय और कबीर, मेरे चचेरे भाई, वो अब अपने अंजाम तक पहुंच गए हैं। क्या मतलब? मैंने हैरानी से पूछा।
वो अब सलाखों के पीछे हैं। जिस रात में जख्मी होकर आपके पास आया था, उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करवा लिए जो उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफी थे। वो वसीयतनामा जो मैंने आपको दिया था वो असली था। मैंने उसकी कॉपियां पहले ही अपने वकील को दे दी थी। उन जालिमों ने मुझे खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे बेटे के लिए बचा लिया। अब कानून ने अपना काम कर दिया है। मेरे बेटे की जायदाद और उसकी जिंदगी दोनों सुरक्षित हैं। मैंने सुकून की सांस ली। शुक्र है भगवान का। संजय कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने मेरी तरफ संजीदगी से देखा। कीर्ति, मैं आज आपका शुक्रिया अदा करने और अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। रजत को लेने? क्या मतलब? मेरी आवाज कांप गई। मैं उसे इस गरीबी से निकालकर अपने बंगले में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं उसे वो जिंदगी देना चाहता हूँ जिसका वो हकदार है। हाँ, मैंने आंसू पीते हुए कहा, वो इसका हकदार तो है। वो आपका बेटा है। आप उसे लेकर जा सकते हैं। मेरा दिल टूटकर गिरने ही वाला था कि रजत, जो हमारी बातें सुन रहा था, भागकर मुझसे लिपट गया। नहीं, मैं अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। पापा, आप भी हमारे साथ यहीं रहिए ना। संजय अपने बेटे की बात पर मुस्कुरा दिया। मैं यही कहने वाला था कीर्ति, मैं रजत को उसकी माँ से अलग नहीं करना चाहता। वह आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और सच तो ये है कि आपने उसे माँ बनकर पाला है। मैं नहीं चाहता कि वो आपसे अलग हो। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, इसीलिए कीर्ति, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सदमे से उसकी तरफ देखने लगी। शादी? मुझसे? संजय साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कहाँ और मैं कहाँ? कीर्ति, मुझे मेरे बेटे के लिए एक परिवार चाहिए। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये मेरी जिंदगी का वो सच था जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल थी। मैंने तुरंत कहा, मैं आपको वो परिवार नहीं दे सकती संजय साहब, क्योंकि मैं एक बांझ हूँ। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसी वजह से मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था। मैं आपको वारिस नहीं दे सकती। ये शब्द कहते ही मैं जमीन पर गिरने ही वाली थी, लेकिन संजय ने मुझे हैरान कर दिया। वो मुस्कुराया। तो क्या हुआ? उसने शांति से कहा, आपने सुना नहीं? मैंने कहा है कि मैं बांझ हूँ, और मैंने भी तो कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। उसने नरमी से जवाब दिया। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि मेरा दिल पिघल गया। कीर्ति, मेरा एक बेटा है रजत। यही मेरी जायदाद का वारिस है। यही मेरा सब कुछ है। मुझे और बच्चों की कोई इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहिए, और उसकी खुशी आपसे जुड़ी हुई है। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, फिर रुक गया। कीर्ति, माँ सिर्फ वो नहीं होती जो जन्म देती है। माँ वो होती है जो पालती है। आपने सही मायनों में माँ बनकर दिखाया है। मैं अपने बेटे को उसकी सच्ची माँ से अलग नहीं कर सकता। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? रजत ने खुशी से चिल्लाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ, प्लीज हाँ बोल दीजिए। मैं रोते हुए हाँ में सिर हिला दी। उस शख्स ने मुझसे शादी कर ली और मुझे और मेरे बेटे को अपने आलीशान बंगले में लेकर आ गया। संजय से मेरी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। शादी के वक्त मैं लगातार रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे, वो खुशी जो मुझे उदय या राजीव, मेरे पति और मेरे भाई कभी भी नहीं दे सके। संजय ने मुझे वो मुकाम दिया था जिसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैं रजत का हाथ पकड़कर संजय के आलीशान बंगले में दाखिल हुई तो मैं घबरा रही थी। ये तो एक महल जैसा था। मैं जो अब तक एक कमरे के मकान में रही थी, इतने बड़े घर की मालकिन बनने वाली थी। कीर्ति, संजय ने मेरे करीब आकर कहा, ये घर, ये दौलत, ये सब रजत का है, और तुम उसकी माँ हो। आज से तुम इस घर की मालकिन हो। उसने घर के सारे नौकरों को इकट्ठा किया और उनसे मेरा परिचय करवाया। ये कीर्ति संजय ओबराय है, मेरी पत्नी और रजत की माँ। इन्हें कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। संजय ने रजत का एडमिशन शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल में करवा दिया था। मैं उसे खुद रोज तैयार करती और स्कूल ड्राइवर के साथ छोड़ने जाती थी। संजय ने मेरे लिए दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज लाकर रख दी थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरा बेटा रजत था। वो धीरे धीरे हेल्दी हो रहा था और बहुत खुश था। मैं अक्सर रात को सोते हुए संजय को देखती और भगवान को धन्यवाद देती। भगवान, मैं सोचती रही कि तूने मुझे बांझ बनाया है, लेकिन तूने मुझसे माँ कहलाने का हक नहीं छीना।
संजय एक बेहतरीन पति और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन पिता थे। वो रजत पर जान छिड़कते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि रजत मेरा सगा बेटा नहीं है। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे जितनी शायद ही कोई पति अपनी पत्नी से करता हो। फिर वक्त पंख लगाकर उड़ता गया। उन खुशियों में 12 साल कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। मेरा बेटा अब 8 साल का बच्चा नहीं रहा था, वो 20 साल का हैंडसम और बेहतरीन नौजवान बन चुका था। वो यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था और अपने पिता का गर्व था। वो मुझे मानो दुनिया की सबसे प्यारी माँ कहता था। संजय ने इन 12 सालों में मुझे कभी भी उदास नहीं होने दिया। आज रजत की 20वीं सालगिरह थी। संजय ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। हमारा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। संजय के कुछ दूर के रिश्तेदार और जानने वाले भी आए हुए थे, जिनसे हम बहुत ही कम मिलते थे। उन्हीं में संजय की एक दूर की आंटी भी थी, जो संजय की पहली पत्नी शिवानी की सगी माँ की रिश्तेदारी में आती थी। वो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैंने उनकी भतीजी की जगह छीन ली हो। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी। रजत अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। मैं किचन में सारे इंतजाम देखकर वापस पार्टी हॉल की तरफ आ रही थी कि तभी मेनका आंटी ने मुझे रास्ते में रोक लिया। अरे वाह कीर्ति, उनकी आवाज में जहर भरा हुआ था। तुमने तो अपनी किस्मत खूब चमकाई है। कहाँ वो एक कमरे का मकान और कहाँ ये महल। आंटी, ये सब तो भगवान की मेहरबानी है, मैंने प्यार से जवाब दिया। हालांकि मैं उनकी नीयत अच्छे से जानती थी। हाँ, मेहरबानी तो है, उन्होंने ताना कसा। बेचारी शिवानी मर गई और तुमने उसके पति और बच्चे दोनों पर कब्जा कर लिया। आंटी ऐसी बातें मत कीजिए, आज तो खुशी का दिन है। मैंने बात को खत्म करना चाहा। क्यों, सच कड़वा लग रहा है? वो मेरे पास आ गई। वैसे एक बात तो बताओ, उस लड़के को, रजत को कभी बताया भी है कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो, या उसे भी अंधेरे में ही रखा हुआ है? उनके शब्द मेरे दिल पर तीर की तरह लगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसे बताओ ना कि तुम तो वो बांझ औरत हो जिसे उसके पति ने घर से निकाल दिया था। तुम तो बस। आंटी, एक गरजदार आवाज आई। हम दोनों ने अचानक पलट कर देखा। संजय वहां खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। रजत भी उनके पीछे खड़ा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। संजय, तुम कब आए? आंटी मेनका एकदम से हकलाने लगी। मैंने सब सुन लिया है। संजय ने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे सहारा दिया। आज आपने मेरी पत्नी की बेइज्जती करके हद पार कर दी है। मैंने क्या गलत कहा है? मेनका आंटी ने भी अपने तेवर बदल लिए। मैं तो सच ही कह रही थी ना कि ये उसकी सगी माँ नहीं है। उसकी सगी माँ तो शिवानी थी जो मर गई। खामोश हो जाइए। संजय इतनी जोर से चिल्लाए कि सारा हॉल खामोश हो गया। सबकी नजरें हमारी तरफ घूम गईं। रजत भी परेशान था कि आखिर हुआ क्या है। माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है। संजय ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ खड़ा किया। आप सब लोग, उन्होंने वहां मौजूद बाकी मेहमानों की तरफ देखा, आप में से बहुत सारे लोग शिवानी को जानते थे, लेकिन क्या आप में से कोई जानता है कि जब शिवानी के मरने के बाद मेरे दुश्मन मेरे बेटे की जान के पीछे पड़े थे तो वो कहाँ था? हॉल में अचानक सन्नाटा पसर गया। वो अनाथालय में था, और जब वो 8 साल का होकर मौत के बिस्तर पर पड़ा था तो आप में से कोई भी उसके पास नहीं था। संजय की आवाज भर आई। तब यही औरत थी, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, जिसे इसका पति बांझ कहकर घर से निकाल चुका था। ये मेरे बच्चे को अनाथालय से लेकर आई, उसे अपना नाम दिया, अपनी जान से ज्यादा उससे मोहब्बत की। उसके इलाज के लिए ये भीख मांगने तक को तैयार हो गई थी। और यही है रजत की माँ। रजत, जो ये सब सुनकर सदमे में खड़ा था, धीरे से मेरे पास आया। माँ, ये आंटी जी क्या कह रही हैं और पापा क्या कह रहे हैं? उसकी आंखों में उलझन थी। मेरा दिल डूब रहा था कि आज मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। मैं कुछ कह ही नहीं सकी। संजय ने रजत के कंधे पर हाथ रखा। हाँ बेटा, आज सच जानने का वक्त आ गया है। कीर्ति ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, तुम्हें जन्म शिवानी ने दिया था। रजत ने एक नजर मुझ पर डाली। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन बेटा, संजय बोले, जन्म देना आसान होता है, माँ बनना बहुत मुश्किल होता है। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। जब तुम्हें मौत घेरे हुई थी
तब ये माँ तुम्हारे पास थी। रजत खामोश था। वो मुझे और संजय को देखता रहा। फिर उसने मेनका आंटी की तरफ देखा। आपने मेरी माँ को रुलाया है? उसकी आवाज में गुस्सा था। आपने मेरी माँ को बांझ कहा था? आपको क्या पता कि माँ क्या होती है? वो तेजी से मेरे सामने आया और मुझे सबके सामने गले से लगा लिया। आप ही है मेरी माँ। हाँ, सिर्फ आप। जिसने मुझे जन्म दिया वो तो भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन जिसने मुझे पाला वो मेरे पास है। मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। संजय ने गहरी सांस ली और आंटी, आप सब रिश्तेदार जो ये जानते थे और आज तक कीर्ति को ताने देते रहे, सुन लीजिए, मुझे ऐसे रिश्तेदारों की कोई भी जरूरत नहीं है जो मेरे दुख में शामिल नहीं हुए और मेरी खुशी में जहर घोलने चले आए। ऐसे रिश्ते खोखले होते हैं। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज के बाद जिन रिश्तेदारों को पता है कि वो इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते, वो इस घर में दोबारा कदम न रखें। मेरे लिए, मेरे बेटे रजत के लिए उसकी एक ही माँ है और वो है कीर्ति, संजय ओबरॉय। मेनका आंटी और कुछ दूसरे रिश्तेदार शर्मिंदगी से सिर झुकाए वहां से चले गए। रजत तब भी मुझसे लिपटा हुआ था। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा। वो रो रहा था। नहीं बेटा, मैंने उसके माथे पर हाथ फेरा। आज तो मैं सच में माँ बनी हूँ। आज मेरा बेटा जवान हो गया है। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। वो जान चुका है कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे सगी माँ से भी बढ़कर चाहता है। संजय ने उन तमाम खोखले रिश्तों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया, क्योंकि वे रिश्ते सिर्फ दुख देना जानते थे। मैं अक्सर सोचती हूँ, उदय ने मुझे बांझ कहकर छोड़ दिया था। मेरे सगे भाई राजीव ने मुझे मनहूस कहकर दुत्कार दिया था। मैं टूटी हुई बिखरी हुई थी, लेकिन भगवान का खेल कोई नहीं जानता। उसने मुझसे एक रिश्ता छीना तो मुझे ऐसे दो रिश्ते दे दिए जो मेरी पूरी दुनिया बन गए। संजय, जिसने मेरे बांझपन को जानते हुए भी मुझे अपनी पत्नी बनाया, और रजत, जो मेरा खून न होते हुए भी मेरी जान है। मैंने सिर्फ इतना सीखा है कि एक औरत सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बनती, बल्कि पालने से भी माँ बनती है। रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं। मुझे बांझ होने का ताना देने वाले आज अकेले हैं, और मैं बांझ होकर भी एक संपूर्ण खुशहाल परिवार के साथ हूँ। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस उसके इंसाफ पर यकीन कायम होना चाहिए। दोस्तों, संजय ने जो किया, क्या वो आपको ठीक लगा? आपके रिश्तेदार कैसे हैं? दुख में साथ देने वाले या फिर साथ छोड़ देने वाले? अपनी राय जरूर दें। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।